बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम उसको डिटेल में बताएंगे। तो जो आज नए बच्चे हैं, थोड़ा सा हम उनको पोटेंशियल के लिए फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको हमने कहीं पर फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पर हमने इसको फिक्स कर दिया। तो हमने उस दिन ही बताया था कि जब भी नेचर में कोई चार्ज क्वांटिटी आएगी, नेचर में कहीं पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो वो चार्ज अपने आप उस नेचर में, उसके उस स्पेस में कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेगा। समथिंग क्रिएट्स अराउंड अस, और जो समथिंग क्रिएट करता है उसी को हम उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, जब भी नेचर में कहीं चार्ज क्वांटिटी होगी, अब कहोगे, बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब आवेश। अब कहोगे आवेश क्या है, तो पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा हमारा यूनिवर्स है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मेनली बना है। और हमको मालूम है कि कोई भी एक मैटर है, मैटर मतलब कोई भी एक द्रव्य है, कोई भी चीज है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एन पी इक्वल टू एन ई होता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। किसी वस्तु के अंदर या एक एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर सेम होते हैं। मतलब आपने ये चीज समझा था, 12th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी चीज, पूरी दुनिया जिससे बनी है वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। एटम और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। तो इस तरीके से, और इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इन सबका अपना छोटा छोटा मास भी होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। और हमने ये भी देखा था कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 12th में ये पढ़ा भी था कि जो प्रोटॉन होता है, इसके ऊपर एक नई तरह की चीज होती है जिसको हम बोलते हैं चार्ज, एक प्रॉपर्टी होती है। और यहां पर भी एक चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिस्टर्ब कर दें, मान लो अगर हमने किसी चीज से लेकर रगड़ दिया तो इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए, तो बेटा अब यहां पर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब उस केस में ये वाली बॉडी हमारी कही जाएगी कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, और ये बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज की बॉडी बोली जाएगी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी ये बन जाएगी, ये सिस्टम जो आपका मैटर है पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल कहीं से आते हैं, कुछ नहीं है। किसी भी चीज को अगर आप रब कर देते हो तो वहां से या तो इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस से बाहर चले जाएंगे, या फिर किसी दूसरे सरफेस से इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास ये फोन है, इस फोन को अगर हमने इस तरह से रगड़ दिया तो या तो हमारे हाथ से इलेक्ट्रॉन इस फोन में चले जाएंगे, या इस फोन से इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ में आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आया तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ से फोन में आया तो हाथ हमारा पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो अगर कहीं पर प्रोटॉन का एक्सेस है किसी भी मैटर में तो वो पॉजिटिव चार्ज का मैटर बोला जाता है, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वो नेगेटिव चार्ज का मैटर बोला जाता है, नेगेटिव चार्ज की वस्तु बोली जाती है। ठीक, तो अब वैसे ही हमारे पास ये एक वस्तु है जिसके ऊपर प्रोटॉन ज्यादा संख्या में है, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव चार्ज बोला। अब जैसे ही किसी भी नेचर ने, कहीं पर भी नेचर में, यूनिवर्स में कहीं पर भी एक चार्ज बॉडी आएगी तो वो क्या करती है? अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, और उसको एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस चार्ज के अस्तित्व को बताती है कि इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये चार्ज इस नेचर में आके करेगा क्या, तो उसके बारे में बताती है। तो जैसे ही नेचर में चार्ज ले आए तो उस चार्ज के अगल बगल पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूर पर जाके खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम लोग कंघे से बाल को झाड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कंघे के ऊपर कुछ चार्ज आ जाते हैं और वो छोटे छोटे पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब उसके पास क्वालिटी है, चार्ज आ गया और वो अट्रैक्ट या रिपेल करने की उसके पास क्वालिटी आ गई है। लेकिन वो अपने नजदीक के पेपर्स को अट्रैक्ट करता है, ना कि बहुत दूर के पेपर को। इसका मतलब उस कंघे के अंदर जो चार्ज की प्रॉपर्टी आई है वो बहुत दूर तक प्रभावी नहीं है, वो नजदीक के कुछ बिंदुओं के लिए प्रभावी है। इसका मतलब है कि उसके अगल बगल, उस कंघे के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक तो ज्यादा होती है, लेकिन जब दूर चलते चले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे अपने वैल्यू को कम करती जाती है। और एक ऐसा कोई बिंदु मान लेते हैं जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और उसी बिंदु को, उसी पॉइंट को हम इस चार्ज की इनफाइनाइट पॉइंट बोल देते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, न्यूटन पर कूलम। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है। अब अगर यहां पर हम एक छोटा सा चार्ज ले लो, टेस्ट चार्ज Q। अब कहोगे सर टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है और इससे किसी दूसरे के चार्ज, हाँ हेलो, हाँ परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं। टेस्ट चार्ज को हम लोग हिंदी में परीक्षण आवेश बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसके ऊपर चार्ज की मात्रा बहुत ही कम होती है और ये किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में आएगा अगर, तो वो उस चार्ज के फील्ड को, उसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे ये छोटा सा चार्ज है तो इसकी छोटी सी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बहुत नजदीक तक ही होगी, और इसको उठा के अगर हम इधर ले जाएंगे तो भी ये इस चार्ज के इस फील्ड नहीं का चार्ज हम लोग बोलते हैं। तो ये छोटा सा चार्ज यहां हमने इनफाइनाइट पर रखा, प्लस क्यू चार्ज, हमने स्मॉल क्यू चार्ज यहां रखा। और अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर पोटेंशियल पता करना है, विभव के बारे में बात करनी है, तो अब थोड़ा सा एक चीज हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बात को, उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं कि जैसे ही कहीं पर भी नेचर में चार्ज आता है तो अपने दिमाग में एक दो चीजें हमेशा याद रखो। पहली चीज कि नेचर में चार्ज कहीं पर भी है, नेचर का मतलब प्रकृति में, हमारे एनवायरमेंट में कहीं पर भी अगर चार्ज है तो वो चार्ज अपने अगल बगल दो चीजें क्रिएट करता है। पहली चीज कि वो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जो इस चार्ज के पहचान को बताता है। जैसे मान लो कि अगर हम कहीं पर जाएंगे तो हमारी अपनी एक पहचान है, तो हमारी अपनी एक विशेषता है, तो उस तरीके से हर आदमी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो वैसे ही इस चार्ज की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से एक विशेषता, एक इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना, अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही इस चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और क्वांटिटी को फिजिसिस्ट ने, जो हमारे भौतिक शास्त्री थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने डिफाइन किया, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। जैसे इस चार्ज के इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, हो सकता है लाइट चली गई है लेकिन आपको शायद बोर्ड पर चीजें क्लियर दिख रही होंगी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल सब अलग अलग हैं, दिख रही है सर। हाँ दिख रहा होगा ना। तो आगे तो अब देखो, जैसे हर एक बिंदु पर पोटेंशियल ही हर एक बिंदु पर भी अलग अलग होगा। तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट में लिया, ए बोल दिया, इस पॉइंट को हमने बी बोला था और इस पॉइंट को हमने सी बोला, और हमने कहा कि ए पॉइंट या बी पॉइंट या फिर सी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। तो हमने किया था कि इस पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट क्षेत्र के उस बिंदु तक ले आए थे, और ले आने में कितना कार्य किया गया उस कार्य को पता किए। तो वो कार्य ए बिंदु पर लाने में किया गया WA, बी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य है WB, और सी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य था WC। और हमने ये बात को इनफाइनाइट से A, B या C पर ले आए
लेकिन इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब डेल्टा के या के ई बोल दो, के काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लोग हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हो, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब आपके पास है K2 माइनस K1, बाद की काइनेटिक एनर्जी माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज इस नहीं आएगा तभी तो वो चीजें काम करेंगी। आप क्या याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम कि नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपने पढ़ी थी। किसी भी पिंड पर, किसी भी सिस्टम पर अगर टोटल किया गया कार्य, सारे के सारे बलों द्वारा किया गया टोटल कार्य, उसके काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा था। तो अब अगर हमने कार्य तो किया, यहां पर लाने में कार्य तो किया, लेकिन वो कार्य काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के बिना किया, तो अगर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई कार्य हुआ ही नहीं। अब कार्य हुआ नहीं, लेकिन हम तो इस पॉजिटिव को धक्का दे के धीरे 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 करते करते ए पर ले आए, तो ये कार्य गया कहां? यही कार्य इस बिंदु ए के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। यही कार्य इस बिंदु बी के पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो गया। यही कार्य इस पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो अब कार्य स्टोर हो गया, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सिस्टम पर आप ऐसे कार्य कर रहे हो कि उस कार्य के द्वारा, उस कार्य के करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं आ रहा है और फिर भी आप कार्य कर रहे हो, तो वो कार्य उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो जाता है। वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे ये आपसे कहा जाए ये डस्टर है, अब डस्टर को देखो, हम यहां पर रखे हैं और इसकी जमीन से ऊंचाई मान लो 1 मीटर है और इसका द्रव्यमान मान लो कि 10 ग्राम है, एम है, इसका मास मान लो एम है, और इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो एक्सेलरेशन है वो जी है, तो इस पर नेट फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ। और याद करो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी वस्तु का जो जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh के बराबर आपने पढ़ी होगी। तो ये इसके पास mg इसका मास और द्रव्य हो गया, फोर्स हो गया, और h इसकी हाइट 1 मीटर। तो अभी इसकी स्थितिज ऊर्जा है mg इंटू 1 जूल। अब अगर इसको हम धीरे 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 ऊपर ले जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं, ले जाके इसको हम 2 मीटर की ऊंचाई पर रोक, हमने 2 मीटर की ऊंचाई पर रोक दिया, तो अब इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गया 2 की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। तो वो परिवर्तन आया, लेकिन हमने तो इसको धीरे धीरे ले गए, तो हमने जो कार्य तो किया लेकिन इसके काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं आया। तो नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब कि सारे के सारे वर्क जो फोर्स है उनके द्वारा किया गया कार्य इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा। काइनेटिक एनर्जी तो बदली नहीं, इसका मतलब है कि जो भी आपने कार्य किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां से यहां तक ले आने में हमने कितना कार्य किया? mg गुणे 1 हमने कार्य किया। 1 मीटर ऊपर ले गए, फोर्स नीचे था mg, तो कितना कार्य हमने किया? mg गुणे 1। तो पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mg, और उसके बाद फिर हमने mg और कर दिया तो कितनी हो गई? 2mg। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 2mg। तो एक बार आप 11th में, ये टॉपिक आपका 11th में है वर्क एनर्जी थ्योरम, एक बार जाके आप उसे पढ़ना देखना, तो और आपको क्लियर चीजें होंगी। तो अब इस ए पॉइंट पर कब अगर पोटेंशियल पता करना है तो उसको हमने नाम दिया VA, और ये VA जो है वो आपका था WA/Q। उसी तरीके से हमने VB डिफाइन किया था और ये बोला था और हमने इसी तरह से VC डिफाइन किया था और ये बोला था WC/2। कार्य प्रति आवेश आपने पढ़ी, एक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य प्रति आवेश
उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो उसको अंग्रेजी में हमने डिफाइन किया था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार और बता दें हम लोगों ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन वंस मोर। अब देखो, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से, देखो ये अनंत है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए बी सी कोई भी हो, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य और उस आवेश के कितना वो है, तो W कार्य पर आवेश में है तो इस ए बिंदु का विभव कहा जाएगा। बी तक लाने में किया गया कार्य WB, तो इस पर क्या पोटेंशियल होगा WB/Q। सी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य WC, इस पर पोटेंशियल क्या होगा WC/Q। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल जो होता है आपका, वो होता है आपका कार्य प्रति आवेश। विद्युत क्षेत्र में बिंदु पर अनंत से एक आवेश को ले आने में किया गया कार्य प्रति आवेश बिंदु का विभव कहलाता है। अंग्रेजी में इसको हमने बताया था, अंग्रेजी आप किताबों में डेफिनेशन में देखोगे तो यही डेफिनेशन है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज का अंग्रेजी का मतलब क्या है, कार्य प्रति आवेश। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब कार्य, वर्क डन का मतलब हो गया कार्य, पर यूनिट चार्ज मतलब प्रति आवेश। तो कार्य प्रति आवेश को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम कार्य पर आवेश। ये इनफाइनाइट का पॉइंट है, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक लाने में। तो ये चीज तो हम लोगों ने बात की थी और यहां पर ये भी हम लोगों ने देखा था कि VA, VB और VC में इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, तो इसका जिक्र भी हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि VA सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा VB होगा और सबसे छोटा VC होगा। क्यों? क्योंकि एक चार्ज को हम धक्का देके ले जा रहे हैं तो इस चार्ज को जितना कम दूर तक ले जाएंगे, भाई इस इनफाइनाइट से सी बिंदु नजदीक है ना, तो इसको ले जाने में कम कार्य करना पड़ेगा। ये बी और दूर है तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ए और दूर है तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर ए के और नजदीक कोई बिंदु होता तो उस पर भी और ज्यादा कार्य करना। भैया 19 मतलब यह है कि वो 1904 स्पीकर बंद कर ले। किसी भी बिंदु, हेलो, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप? तो सर किसी का Vivo 1904 है सर, है सर वो चलो कोई बात नहीं है, आवाज उसकी उतनी ज्यादा नहीं आ रही है। नहीं तो स्क्रीन आ रहे आ जाती सर, स्क्रीन बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड नंबर नहीं तो स्क्रीन कोई प्रेजेंट नहीं करेगा, तुम सेकंड नंबर पर अपनी वीडियो लगाए रखो, अपना जो वहां पर स्लाइड है ना उसको सेकंड नंबर पे किए रहो, हमेशा दिखेगा ये। ठीक, तो ये आपका हम लोगों ने पोटेंशियल या विभव को डिफाइन किया था और इसकी हमने यूनिट भी बताई थी। और इसकी यूनिट हमने क्या बताई थी, आप लोगों को याद होगा, पोटेंशियल की यूनिट आपको पता ही होता है, वोल्ट यूनिट होती है वोल्ट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल V बोलते हैं। और अगर हम यहां से देखें तो ये वर्क है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल प्रति कूलम जो आपका होता है, जूल पर कूलम, उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वोल्ट बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं। तो ये बात तो हम लोग पिछले क्लास में किए थे और इसके बाद हमने कहा था आपसे कि आप ये पता करना पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। तो जैसे पोटेंशियल था वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें जानना होगा। तो अब हमारा काम ये है कि हम कम से, जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल हो रही है? हमारी स्क्रीन विजिबल है, किसी बच्चे ने शायद स्क्रीन शेयर किया हुआ है। नहीं स्क्रीन, अच्छा अच्छा हमारा, एक मिनट सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ सर,
ठीक ठीक ठीक, अब आप करिए, अब स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ तो अब बच्चों को आपने अनम्यूट कर दिया है क्या कि म्यूट कर दिया सब? म्यूट म्यूट कर दिया है सर। तो अच्छा, तो अभी हम उनसे बात करनी है हाँ, क्लियर। अच्छा आपको बात करनी है। हाँ, तो आप उन सब बच्चों को आप वो कर दीजिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए। ठीक 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 है, मैं सबको अनम्यूट कर दूँ। हाँ बेटा, अब बेटा एक एक करके इस बात को बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं विभवांतर, तो इसके लिए मैंने आपको टास्क दिया था कि आप लोग इसके बारे में पढ़ना और इसके बारे में बताना। तो कौन लोग बताना चाहेंगे? हम एक एक लोग से नाम लेके पूछेंगे, बताएंगे। सर मैं बताऊं? अरुण गौतम बताओ। यस सर। यस सर। हाँ बताओ, हाँ बोलो। सर किसी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य सर विभवांतर कहलाता है। आवाज आपकी बेटा। हाँ सर, एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य सर विभवांतर। एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य नहीं, कार्य प्रति आवेश, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और ये कहां पर ले जाओगे? उसके लिए उसके एनवायरमेंट में क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज को मतलब ही नहीं है। ठीक, और बताओ। अल्पा सिंह चौहान बेटा कौन है? यस सर। अल्पा सिंह चौहान। हाँ यस सर। आप बताएंगे कुछ? यस सर। हाँ बताइए। The work done by an external agent in carrying a unit positive test charge from an point to another point in an electric field is called potential difference. Yes, वेरी sir. गुड। नमस्ते बेटा, बताओ। अमन श्रीवास्तव। हाँ क्लास चल रही है। आपने अमन श्रीवास्तव। शालिनी प्रजापति के नाम सुना? तो आप अमन श्रीवास्तव बेटा, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? अमन श्रीवास्तव। नहीं, आपने एकदम सही प्रोसेस अपनाया हुआ है, इसी तरीके से मीटिंग ज्वाइन होगी। अब आपके अनुपम शुक्ला। अच्छे सिग्नल आते हो, आप वहां पे थोड़ा सा रहिएगा, घर के ज्यादा अंदर मत जाइएगा, तो आपको पूरी क्लास वहां पे। अमन श्रीवास्तव, अनुपम शुक्ला, कोई भी कुछ जवाब देना चाहेगा बोलेगा? जी सर। ठीक है, अब आप उसको हाँ कौन? सर, किसी प्रश्न आवेश को किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बोल कौन रहे हैं पहले ये बताइए, पहले अपना नाम बताइए। अनुपम शुक्ला। अनुपम शुक्ला, ठीक, बताइए, बोलिए। सर, किसी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया कार्य जो है सर, वर्क प्रति आवेश सर, वो जो है उनके कहने का मतलब विभव के अंतर के बराबर होता है सर, V2 माइनस V1 के बराबर होता है। देखो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो आपके एक तरीके से दो बिंदुओं के बीच की बात होगी ना, दो पॉइंट से ए बी सी की हम बात कर रहे थे, तो या तो ए बी के बीच की बात होगी या फिर बी सी की बात होगी या सी ए की बात होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यही तो होगा ना। तो पहले आपको ये बात बोलनी चाहिए। इसको कैसे बोलना चाहिए? विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में किसी परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य प्रति आवेश उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जिन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर आपको पता करना है तो उन दो बिंदुओं को मेंशन भी तो करना पड़ेगा ना अपने परिभाषा में। जी हाँ, प्रेरणा गुप्ता। यस सर। हाँ बेटा, आप कुछ बताएंगे? यस सर। हाँ बताइए। Potential difference between 2 points in electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other point. गुड, ठीक है, चलिए थोड़ा सा उसको करेक्ट हम लोग करेंगे अब, और इस बात को हम लोग अब डेफिनेशन में, अब आप सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? तो यस सर। हाँ ठीक है। तो अब देखिए,
पोटेंशियल डिफरेंस अब हम इसको मान लो एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लो कि आपके पास ये बिंदु एक ए है और ये एक बी है, तो अब ए और बी के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो वहां रखे थे ना, उसको अब यहां रखो, यहां पे इस क्यू को, और बी से इसको कहां पर ले आओ, ए पर ले आओ, और इसमें आप पता करो कि इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना पड़ेगा इस बी से ए तक लाने में, आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी। तो अब हमको पता नहीं है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि ये वर्क हमारा एक्स है। हमने मान लिया कि ये वर्क कितना है, एक्स है। हमको इनफाइनाइट से ए तक वर्क पता है, इनफाइनाइट से बी तक आने का पता है, इनफाइनाइट से सी आने का पता है, लेकिन हमको बी से ए जाने का वर्क नहीं पता है, तो उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव वर्ड आपने सुना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संरक्षित बल या संरक्षित निकाय, संकाय, इस तरीके से कुछ शब्द इसके यूज किए जाते हैं। तो जो आपके कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, तो कंजर्वेटिव फील्ड जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान ये है कि उसके दो बिंदुओं के बीच में जाने के लिए चाहे कितने भी रास्ते आप यूज करिए, वो हर रास्ते पर कार्य समान होगा। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता हमारा ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता हम ऐसे ऐसे घूमे और घूमने के बाद यहाँ पहुंचे, एक रास्ता हम इधर ऐसे घूमे और इस तरह से घूम के यहाँ पहुंचे। हमने यहाँ पर 5-6 रास्ते बनाए हैं, हर रास्ते में किया गया कार्य सेम होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां से यहां, बिंदु 1 से बिंदु 2 तक, 1 से 2 तक जाने का वर्क डन हर एक पाथ में सेम होगा। यही कंजर्वेटिव फील्ड की पहचान होती है। ठीक, तो अब उसके अकॉर्डिंग इस बात को समझो। हमको नहीं पता कि x कितना है, लेकिन थोड़ा हमारा लॉजिक समझना। अनंत से a तक आने में किया गया कार्य कितना है, ये हमको पता है, ये है WA। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये कितना है, WA। इसको हम हटा रहे हैं, यहां से थोड़ा सा जगह बना ले। अनंत से a तक आने का किया गया कार्य हमारा WA है, ये हमको पता है। ठीक, तो ये वर्क हमारा WA है। अच्छा, अनंत से A तक आने का दूसरा रास्ता बताओ। एक रास्ता तो इनफाइनाइट से ऐसे होते 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 A पर आ गए, एक रास्ता तो ये भी है ना, इनफाइनाइट से पहले हम कहां गए, B पर, और B से कहां गए, A पर। तो यहां पर वर्क डन कितना है आप बताओ, WB, लेकिन B से A भी तो जा रहे हैं, पूरा का पूरा रास्ता एक ही मान लो इसे, तो इस पर कार्य आपको मिला WB, और यहां से यहां तक नहीं पता, इसको X मान लिया और इसको हमने लिख लिया X। अब ये बताओ, ये आपका WB प्लस X, ये इस वाले रास्ते से जब हम चल के आए A पर तो किया गया कार्य है, और जब इस रास्ते से हम आए तो इस रास्ते से किया गया कार्य ये है। तो वर्क एनर्जी या फिर कंजर्वेटिव फील्ड की पहचान के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं क्या कि WA इक्वल टू WB प्लस X। क्या बोला जा सकता है? एक ही बिंदु पर हम चाहे हजारों रास्ते पूरा करें, हर रास्ते से किया गया कार्य सेम होगा। तो पहला रास्ता अनंत से A तक आने का WA था, उस पर कार्य WA किया गया, और दूसरा रास्ता जो हमारे पास था वो अनंत से B, B से A आए, और इस पर किया गया कार्य पहले WB था, और इसके बाद फिर B से A तक के लिए X माना, तो WB प्लस X इक्वल टू WA। या फिर अगर हम अनंत से C तक आए तो WC, और C से A तक आने का कार्य Y है, तो WC प्लस Y इक्वल टू WB प्लस X इक्वल टू WA। तो इस तरीके से X बता दो कितना आया।
डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। मतलब बी से ए तक आने में किया गया कार्य हमको कितना करना पड़ा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे वी ए बी, हम ए और बी के बीच, जैसे अभी देखो पोटेंशियल हम लोग हमेशा एक पॉइंट का निकालते हैं, ए पॉइंट का निकालेंगे या बी पॉइंट का निकालेंगे या फिर सी पॉइंट का निकालेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो बिंदुओं के बीच का होता है। ठीक है, तो वी ए बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। किस चार्ज को ले आए, क्यू। मतलब ए बी के बीच का कार्य जिसको हम एक्स यहां पर नाम दिए थे उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू ए बी बोल दिया, वही एक्स हमारा। लेकिन ये डब्ल्यू ए बी किसके बराबर है, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू। और यहां से आप थोड़ा देखिए कि ये क्या है, डब्ल्यू ए बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू ही तो है ये। तो क्या हम इस वी ए बी को वी ए माइनस वी बी भी तो लिख सकते हैं। Yes, sir. डब्ल्यू ए बाई क्यू क्या है, वी ए, एंड डब्ल्यू बी बाई क्यू क्या है, वी बी। तो आपने याद करो, अब हम 12th की बात ही नहीं कर रहे, हम 10th में आ रहे हैं। 10th में आपने क्या पढ़ा था कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता करना है तो पहले वाले विभव में से दूसरे वाले विभव को घटा दो, विभवांतर मिल जाएगा। तो 10th में लिखी हुई बात गलत नहीं थी, हाँ वहां पर एक तरीके से रिजल्ट केवल बता दिया गया था और यहाँ पर हम उसको पूरा प्रक्रिया देख के काम करते हैं कि कैसे ये आया था रिजल्ट। बस अंतर इतना है, ऐसा नहीं कि 10th में लिखी हुई 9th में लिखी हुई कोई बात गलत है, गलत कुछ नहीं है बेटा। ठीक, तो ये चीज हम लोगों ने देखी, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। जाने में कितना कार्य करना पड़े, कार्य प्रति आवेश ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। तो ये तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो गया। वैसे ही अगर हम मान लो कि VBC की बात कर लेंगे तो VB माइनस VC आ जाएगा, वैसे VCA बात कर लेंगे तो VC माइनस VA आ जाएगा। तो जिस तरीके से जो चीजें आपको समझ देखनी है ये कर लेंगे। और ये तो पहले आप इसका पोटेंशियल, बहुत से जो पहले वाले बच्चे जो थे वो पूरा पोटेंशियल को डिफाइन किए थे, उसकी डेफिनेशन भी लिखे थे। नए वाले बच्चे जो होंगे हो सकता है कि पोटेंशियल की डेफिनेशन उनकी कॉपी पर न लिखी हो, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन ऐसी कोई हमने नई डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी। आपके 12th में आपने पढ़ा है, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन आपने 12th में पढ़ा था उस डेफिनेशन को लिख लेना। ये डायग्राम आपके पोटेंशियल काम में बनाया हुआ है और इसको काम कर लेना। अब पोटेंशियल डिफरेंस को पहले आप ये लिखना अपनी कॉपी में, इसके बाद अभी हम इसको मिटाएंगे तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या जो इसको देख लो कैसे काम करना है, लिखना है कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो पूरा ये काम करेंगे, ये पूरी चीज पोटेंशियल हेडिंग डाल देंगे, ये डायग्राम बना लेंगे, इतना पूरा काम कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि पोटेंशियल की डेफिनेशन, potential at a point in an electric field is defined as work done per unit charge to bring a positive phase charge from infinite to a point in an electric field। ये डेफिनेशन साथ में लिख लेंगे, ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में डायग्राम तो हम यही समझ रहे हैं पूरी चीज, और इसके बाद हमने पहले ये काम किया और इसके बाद तो फिर इस चीज को लिख दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया। पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो बेटा इसी वाले डायग्राम में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी चीजों को एक्सप्लेन किया है। ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं, तो चाहे तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फिर से एक छोटा सा डायग्राम बना के काम कर लेना, जैसा आपको उचित लगे अपना देख लीजिएगा उससे। क्योंकि अब आप बीटेक करने जा रहे हो और कॉपी में प्रेजेंट कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि देखो हमने जैसे जितना साफ साफ चीजें बनाई हैं वैसे ही आपकी भी अपनी कॉपी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे देखने में आपको खूब मजा आए, खूब अच्छा लगे कि हाँ यार हमारी कॉपी लिखी है, बहुत अच्छी कॉपी हमने लिखी है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों की हो गई बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस।
Yes, sir. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप पूरे इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप उसे आसानी से लिख लें। ले लिया। सब लोगों ने ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? Yes, sir. सबने ले लिया ना स्क्रीनशॉट? Yes, sir. हाँ। बहुत से बच्चे हैं जो कुछ बोल नहीं रहे हैं इस क्लास में, आराम से शांत बैठे पड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ले लिया। हाँ ले लिया सही से। ऐसे लग रहा है कि क्लास बस ऑन करके छोड़ दिए हैं। इसीलिए मैं हर बच्चे से इंटरेक्ट करता हूँ, जिससे कि आप ऐसा ना हो कि बस क्लास ऑन हो ऑन करके छोड़ दिया हो आपने। Vivo 1904 कौन है बेटा? अच्छा आप प्रेजेंट हैं, ठीक। और एक बच्चा है, जो बच्चा है या बच्ची है ये नहीं पता है, वो बहुत बड़ा सा नाम उसका है, वो SEE इस तरीके से कुछ नाम है, 1ENS। कौन है ये बेटा? ये कौन है जिनका एकदम कोड वर्ड में नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है? चलिए, बाकी सब लोग को बात समझ में आ गई ना? राखी गौतम, शालिनी प्रजापति, बात समझ में आ रही है सबको? ठीक, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ पहले आप ये लिखना और इसके बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होगी? बोलिए। वोल्ट। यूनिट क्या होगी? वोल्ट। वोल्ट ही होगी। भाई ये वही है ना भाई, ये जूल है और ये आवेश है भाई, तो उसका भी यूनिट क्या होगा? वोल्ट। पोटेंशियल यूनिट वोल्ट। साउंड बहुत ज्यादा हो रही, डिस्टर्ब हो रही है क्लास। बेटा बीच में जो लोग ऐसे हैं जो अगल बगल अपने घर में बहुत शोरगुल में बैठे हुए हैं, थोड़ा वो सेपरेट होके बैठ जाए, घर के लोगों की आवाज ना आए, दूसरे की बेटा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना इस तरीके से। तो जो लोग भी हैं जिनके अगल बगल घर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दूर हो जाए, एक कमरे में चले जाएं, थोड़ा सा देख लें उन चीजों को। क्योंकि अगर हम सबको म्यूट कर देते हैं तो आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया हमको नहीं पता चल पाता है, और अगर हम अनम्यूट कर देते हैं तो आपको थोड़ी सी वो चीजें होने लगती है, डिस्टरबेंस होती है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान मैनेज करिए इसे। जिनके घर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है वो अपने आप को वहां पर म्यूट कर लें, और जब बोलना हो तो अनम्यूट करें, वो जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करें। बाकी लोग हैं जिनके घर में शोरगुल नहीं है तो अपना वो अनम्यूट करके बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जब कोई बात होगी तो अपना बता सकते हैं। ठीक, तो हम इसको अब हटा रहे हैं और हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को लिखेंगे। जैसे पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी थी वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को हम लिखेंगे, और इस चीज को आप भी लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any two points in an E field is defined as work done per यूनिट, शायद आपको हाँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू bring a positive test charge from one point to another.
बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स होना चाहिए, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जो जिनकी आवाज बीच में पीछे से आ रही है घर की, तो थोड़ा सा वो अपना माइक अनम्यूट म्यूट कर ले। पोटेंशियल डिफरेंस, प्रशांत सर सेकंड हम देखें किसके हैं। राखी गौतम और शालिनी प्रजापति सर अपनी स्क्रीन शेयर करें, को नहीं दिखाई दे रहा है। बेटा सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो ये समझ में आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, सेम वही बात वहां पर हमने बात की थी कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर बात की कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यहां पर हमने दो पॉइंट्स के बारे में बात की, वहां पर केवल एक सिंगल पॉइंट की बात की। इन एनी टू पॉइंट, बिटवीन एनी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as, same वही चीज, work done per unit charge to bring a positive test charge from one point, एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य प्रति आवेश उन दो बिंदुओं के बीच पर। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस वाली जो डेफिनेशन है ये भी आप लिख लीजिएगा। आप अगर किसी बुक से आपको लिखने का मन करे वहां से भी लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। हमारी क्लास में आप एकदम ओपन हो, आपको अगर कोई डेफिनेशन इंटर वाली पहले से याद है तो अगर वही लिखोगे तब वो भी लिख दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, वहां पर भी चीज है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक, तो हम इस वाली चीज को हटा रहे हैं। अभी हम इस वाली डायग्राम को इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि यहां पर हमें थोड़ी सी चीज सिखानी है, इसलिए मैं इस चीज को भी हटा नहीं रहा हूं, लेकिन अभी कुछ देर में हम इसको हटाएंगे। तो पहले हम अब पोटेंशियल डिफरेंस को यहां से गायब कर रहे हैं। अब हम आप लोगों से बात करेंगे करंट के बारे में। धारा, आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा, करंट के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे और आप बताइए हमें इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत ये वो होता क्या है? सर टाइम इज अबाउट टू फिनिश। ठीक है सर, कोई बस उसको हम अगर कुछ काम ना हो तो 10-15 मिनट क्लास ले लें। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं सर। ठीक। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, तुम लोग बताओ बेटा, क्लास कंटिन्यू करें कुछ देर तक और? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। हाँ चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। हाँ बेटा बताइए क्या कर, कुछ बोल रहे हो आप पीछे से? हम कहे थे सर बहुत मजा आता है सर क्लास में। बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बताइए। कोई एक या दो लोग बताएंगे? कौन बताएंगे? हाँ बताइए आप बताइए। An electric current is the rate of flow of electric charge past a point or region. पॉइंट नहीं वो
इलेक्ट्रिक आपके पास ये एक वायर है, इतना मोटा सा वायर है, और इस वायर का अपना एक कोई क्रॉस सेक्शन होगा, ऐसा इतना मान लो कोई क्रॉस सेक्शन है, या हम इसको थोड़ा सा यहाँ बड़े में डिफाइन करें, इतना मान लो एक ये मोटा सा वायर है, तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे भाई, क्योंकि हर एक चीज बनी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही ना, बोलो सबको पता है कि ये सारी चीजें बनी किससे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सी चीज मूव करती है और कौन सी चीज रेस्ट में रहती है? न्यूट्रॉन। रेस्ट में कौन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेस्ट में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी मतलब जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, उसके बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की पहचान, जो चालक होती है उसकी पहचान क्या होती है कि चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब करंट का मतलब क्या है कि एक वायर है, तो इस वायर का अपना एक कोई क्रॉस सेक्शन ले लो भाई, मान लो एक वायर है, तो इस वायर को अगर हम देखें जब बीच से काट दे तो इसका एक क्रॉस सेक्शन होगा। तो इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर गया, एक सेकेंड में यहां से इस तरह से कितना चार्ज फ्लो कर गया, वही उस वायर में बहने वाली धारा मिल जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि करंट जो होता है, करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट है। इस पर भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आपके पास एक रहस्य है, इस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। अभी आपको सबको मालूम है कि मूव तो करता है इलेक्ट्रॉन। बेटा सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट की जो क्लास होगी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, तो बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक। तो सबको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चलता इलेक्ट्रॉन है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में हम कहते हैं कि करंट चलती है। ये बात सबने पढ़ी भी होगी, 9th 10th से इस बच्चे को बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों, उसका रीजन अब थोड़ा सा समझिएगा। पहले हम लोग को मालूम था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो जे टॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, उस मॉडल में बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ये केक में जो चेरीज होते हैं ना, जो फिक्स होते हैं, तो चेरीज की तरह इलेक्ट्रॉन फिक्स है और पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो अब उस समय पर करंट की बात की गई थी, और 600 BC में आपके जो थेल्स थे उन्होंने चार्ज के बारे में बात की थी। उसके बाद फिर कूलम आए, वो सब उसमें बहुत पहले की बात थी, मतलब 1801 या 1802 के पहले ही सारी ये कल्पना करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस की सबकी हो चुकी थी। लेकिन उस समय तक सबको ये पता था कि पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है वो एटम का मूव करता है और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है। जे टॉमसन का जो मॉडल था वो ये था। लेकिन उस समय तक सब लोग कहते थे क्योंकि जब प्रोटॉन ही मूव कर रहा है तो प्रोटॉन के फ्लो के डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन मानी गई थी। लेकिन रदरफोर्ड ने 19th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और रदरफोर्ड का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था बोर और जब उन्होंने तो पता चला कि अरे यार यहाँ पे तो प्रोटॉन जो है वो रेस्ट में रह रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। समय तक सारी किताबें, सारी थेसिस सब कुछ लिखी जा चुकी थी कि करंट क्या होती है। बाद में मालूम चला कि नहीं, ये प्रोटॉन तो रेस्ट में रहता है और इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन उस समय हम लोग क्या मान चुके थे कि हमारा प्रोटॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है। तो प्रोटॉन के चलने की दिशा को करंट की कि करंट की दिशा को बदलने से बेहतर है कि हम लोग ये स्टेटमेंट साथ में लिख दें कि करंट की जो दिशा है वो निगेटिव चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में करंट चलेगा। रेट ऑफ फ्लो, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चाहे कहा जाए कि पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज इधर जा रहा है, या ये कहा जाए कि माइनस क्यू चार्ज इधर आ रहा है।
कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। लेकिन अब चूंकि पहले हम लोगों ने अपनी किताबों में और इन चीजों में इस डायरेक्शन को बना लिया था, लेकिन वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन चलता है, प्रोटॉन चलता ही नहीं है, चलता इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन करंट की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पहले प्रोटॉन चलता था, इसलिए लोग मानते थे कि प्रोटॉन की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन बोलेंगे हम। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोटॉन तो चलता ही नहीं है, चलता तो इलेक्ट्रॉन है, मूव इलेक्ट्रॉन करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा को करंट की बोलो। तो अब हम पूरी किताबों में पूरी अपनी ऐसे सारी चीजें हमको क्या करनी पड़ती, पलटनी पड़ती। और उस समय, आज तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री बड़ी आसानी से चले जाते थे। 16, 17, 18 सेंचुरी में हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं थी। 3-3, 4 साल, 5-5 साल में सारे दुनिया के साइंटिस्ट एक जगह मिला करते थे। 4-4, 5-5 साल समय लग जाता था उनको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में। क्यों? क्योंकि साधन नहीं थे। बहुत सी जगहों पर आपके पास हवाई जहाज के साधन नहीं थे कि उस कंट्री से इस कंट्री चले जाए, इससे उधर चले जाए। बहुत से लोग समुद्री जहाजों के माध्यम से जाते थे, एक-एक साल तक यात्रा करके पहुंचते थे। तो इस तरह की कम्युनिकेशन के हमारे गैप थे। इस वजह से लोग उसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करते थे। आज तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है और आते ही सबको पता चल जाती है। पहले टेक्नोलॉजी का जो प्रचार प्रसार था वो बड़ा ही दुर्गम था। दुर्गम का मतलब आसान नहीं था, उसको हम लोग बहुत आसानी से उसको प्रोपोगेट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज तो हमें कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं कि पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना कम्युनिकेशन का माध्यम है, पहले नहीं था। इसलिए हम लोग अपने कंसेप्ट को छेड़ने में, उसको बदलने में कई बार सोचते थे। सही चीज मिल जाती थी, उसके बाद भी 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते थे सारे लोगों को इस बात को अवगत कराने में। अब तुरंत पता चल जाता है, एक रिसर्च हुआ तुरंत पता चल गया, लेकिन पहले नहीं पता चला। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि करंट की जो दिशा है, बेटा बीच में कोई बात कर रहा है कहीं पर, अब कुछ सही आ रही है। अरुण गौतम, बेटा आप अपने आप को म्यूट करिए। अरुण गौतम जी सर, अभी कर रहे हैं। 1 मिनट, अरुण गए हैं। म्यूट करिए, अपने आप को म्यूट करो। जी सर, अभी कर रहे हैं, कहीं अरुण गए हैं। 1 मिनट। तो आप म्यूट कर दीजिए, वही तो अरुण चले गए, उसको अनम्यूट करके चले गए। अभी कर रहे हैं सर, 1 मिनट। अरुण की क्लास आप अटेंड कर रहे हैं? नहीं सर, वो थोड़ा काम से गए हुए हैं इसलिए। आप कौन है? सर हम सोनू गौतम। सोनू गौतम, अच्छा आपने भी यही एडमिशन लिया हुआ है? नहीं, एडमिशन नहीं लिया, वो गए हुए तो हमसे कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेते रहना जो भी सर बताएं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो ठीक है, आप देखो वहीं पर ना, स्क्रीन को एक बार टच करोगे तो कहीं देखो माइक का ऑप्शन बना होगा, उसको आप दबा दो तो अनम्यूट हो जाएगा। जी दिख रहा है, अनम्यूट करो। हाँ ठीक, अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट करिए। अब आप उसको ये म्यूट करिए, उसको अब अनम्यूट नहीं करेंगे आप। जी अरुण गौतम, मतलब किसी भी एक कंडक्टर से कि कोई एक आपने सरफेस ले लिया, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो ये सरफेस आपके पास है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो हम लोग करंट की डेफिनेशन तो वही बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? आवेश प्रवाह की दर। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो करंट इज डिफाइंड एज, current is defined as rate of flow of charge। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी कभी हम लोग बात करते हैं दर, जैसे अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं ना धारा प्रवाह की दर। धारा मतलब क्या? चार्ज। जो धारा प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की जो दर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड याद रखना हमेशा, जब भी किसी भी चीज के प्रवाह की दर बोली जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी क्वांटिटी है जो विद्युत धारा या फिर आपके करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसको अगर हम सिंबल के तौर पे देखें तो I इक्वल टू, आई इसका सिंबल होता है, I इक्वल टू हम बोलते हैं कैपिटल Q, Q मतलब चार्ज, और कितने समय में प्रवाहित हो गया Q चार्ज, मान लो T समय में, तो इसको हम बोलेंगे Q बाई T। मान लो कि T समय है, अपने 1 सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड का समय लिया, 4 सेकंड में अगर 15 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो गया तो हम बोलेंगे 15 कूलम बाई 4 सेकंड। इसका मतलब 15 बाई 4 कूलम पर सेकंड की करंट फ्लो हो गई। करंट कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है बेटा जो हम इसको मतलब फील कर सकते हैं, हम चार्ज को ही फील करते हैं। चार्ज अगर बह रहा है कहीं पर तो हम कहेंगे कि वो करंट है, चार्ज अगर नहीं फ्लो हो रहा है तो कहेंगे कि वो चार्ज है। लेकिन मूविंग चार्ज बहुत सी चीजें क्रिएट भी करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, बहुत सी चीजें क्रिएट करता है, आगे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो कहीं पर भी अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि यहां से करंट फ्लो हो रही है। ये एक शब्द है। जैसे मान लो कि लोग चलते हैं, कहीं पूरा एकदम कई लोगों का वो बना हुआ है, 50-60 लोग एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप लोग एक शब्द बोलते हो कि भीड़ जा रही है। तो भीड़ क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, यही तो है। वहां पर लोगों का जो समूह है उसी को तो हम भीड़ बोल रहे हैं ना। इसी तरीके से करंट एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा की गई है। किसको? जब चार्ज एक साथ एक झुंड में चलना शुरू कर देगा तो हम कहेंगे कि करंट चल रही है। ठीक है, तो ये I जो है इसका सिंबल होता है I, और I इक्वल टू Q बाई T। और अगर इसके बेटा यूनिट की बात की जाए तो ऊपर क्या है? कूलम, और नीचे क्या है? टाइम, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड और कूलम पर सेकेंड को हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर, और इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेते हैं कैपिटल A। और ये ध्यान रखना बेटा, एम्पियर का A कभी भी कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल है। जब हम एम्पियर साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो कैपिटल A से लिखेंगे, अदरवाइज जब हम यूनिट के में लिखते हैं तो यूनिट में हम हमेशा जो आपका A है, या फिर आप देखो न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है और न्यूटन बल का मात्रक भी है। जब हम न्यूटन बल के लिए लिखते हैं, बल के मात्रक के तौर पे लिखेंगे, पूरा पूरा फुल मतलब उसको यूनिट में लिखेंगे तो वहां पर हम स्मॉल n लिखते हैं। जैसे मान लो आपके पास कहा जाए इस तरीके से 14 न्यूटन, तो सिंबल में लिखो तो कैपिटल N लिखो। लेकिन अगर उस न्यूटन को पूरा लिख रहे हो तो ऐसा न लिखना कैपिटल N, तो आप इस तरह से लिखते हो, इस तरह। तो इसी तरह से एम्पियर जब आप यूनिट के लिए यूज करोगे उस लिटरेचर को तो स्मॉल से लिखोगे आप, और उसका सिंबल कैपिटल A है। और अगर आप उस एम्पियर साइंटिस्ट को कहीं बार बता रहे हो तो वहां पर कैपिटल A यूज करो। तो ये तो हमारी बात रही करंट की। और हमको मालूम है कि जो करंट की डायरेक्शन है हमेशा निगेटिव चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो इस बात को भी लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट will be opposite to the direction of flow of electrons। ये बात आपको समझदारी, ये बस याद रखना हमेशा कि जो डायरेक्शन करंट की होती है विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हो सकता है कि बोर्ड पे बहुत क्लियर ना दिख रहा हो तो आपको इस बात को अंग्रेजी में आप आसानी से लिख सकते हो, या आप याद रखो कि करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट मानी जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि करंट की दिशा, तो करंट की दिशा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है,
लेकिन कहा जाए कि क्या वास्तव में जो पॉजिटिव चार्ज है मूव करता है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग चूंकि पहले से हमारी पद्धति चली आई थी, हमने बोल दिया था, बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है, और बाद में हमको 18वीं 19वीं सदी में पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है। इसलिए हमने उसको अब वहां पर परिवर्तन न करके हमने अपनी लैंग्वेज में परिवर्तन कर दिया, कह दिया कि भाई चलो ये हम इसको उल्टा कह के बोल देंगे, तब भी बात समझ में आ जाएगी। वही बात, चलता इलेक्ट्रॉन है लेकिन हम कहेंगे कि करंट हमारी उल्टी चल रही है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत चल रही है। तो इस तरीके से वहां पर इन चीजों से काम निकाल दिया गया था। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट हो गई, हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, और आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी जाना। अब अगर आपसे हम अगली क्लास में फिर से मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा, क्योंकि इस डायग्राम का अभी एक बार और जरूरत है आपको पहचानने के लिए कि इलेक्ट्रिकल लोड और इलेक्ट्रिकल सोर्स क्या होते हैं। तो आपका अगला टास्क है, आप लिख लीजिए, वो हम अगली क्लास जब भी हमारी होगी तो उसमें हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल लोड और इलेक्ट्रिक। यहां पर हम लिख देते हैं लोड एंड सोर्स। लोड यहां पर ऐसा ना, इसको लोड एंड सोर्स ना खोजना, इसके आगे लिख लेना, ये आप गूगल पर कहीं पर भी खोजना, हो सकता है आपके साथ 10th 12th की बुक में ये ना मिले लोड और सोर्स, लेकिन आप गूगल पे सर्च करोगे इलेक्ट्रिकल लोड एंड इलेक्ट्रिकल सोर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो अगर बात करें बैटरी, तो बैटरी इलेक्ट्रिकल का सोर्स है, तो क्योंकि बैटरी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। बल्ब जो है आपके इलेक्ट्रिकल का लोड है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हम आपको बता भी दे रहे हैं एक हल्का सा, उससे अगली दिन हम आपको पूछेंगे भी कि लोड वो होता है जिसको चलने के लिए, जिसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वो इलेक्ट्रिकल लोड है। सोर्स वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी वस्तु को देता है। जैसे बैटरी हम चार्ज कर देते हैं और लाइट चली जाती है, तो बैटरी जो डिस्चार्ज होकर हमारे घर को सप्लाई देती है। इन्वर्टर की बैटरी से बैकअप लेते हैं हम लोग, और हम लोग अपने घर की लाइट यूज करते हैं। तो बैटरी जो हमारा है सोर्स है, जनरेटर हमारा क्या है, सोर्स है, सोलर सेल हमारा क्या है, सोर्स है, इलेक्ट्रिकल के सोर्स हैं। तो किसी भी मतलब एनर्जी के रिस्पेक्ट में सोर्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल है वो एनर्जी ही तो है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो दे रहा है वो, वोल्टेज करंट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही तो फॉर्म है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें देगा वो हमारा सोर्स कहा जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कहा जाएगा, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमसे लेके अपना काम करेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लोड कहा जाएगा। तो अब हम लोड और सोर्स को अगली क्लास में थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि उसको पहचाने कैसे। जब हमें न्यूमेरिकल में कहीं मिल जाए तो हम कैसे पहचाने ये बैटरी हमारी सोर्स की तरफ बिहेव कर रही है कि बैटरी हमारी लोड की तरफ बिहेव कर रही है, बैटरी चार्ज हो रही है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये कैसे हम पता करें। तो चार्ज हो रही बैटरी एनर्जी ले रही है, तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगी बैटरी तो वो लोड की तरह बिहेव करेगी, और जब वो डिस्चार्ज हो रही है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी किसी को तो वो सोर्स की तरह बिहेव करेगी। तो सोर्स और लोड की कुछ डेफिनेशंस, कुछ बातें हम लोग थोड़ा सा अगली क्लास में अब सीखेंगे। तो आप लोगों को भी है कि आप लोग भी कुछ सर्च करिए, और क्लास जब शुरू हो तो उसके पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे लोड और सोर्स का, इसके बाद फिर हम अब चीजों को शुरू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई समस्या, कोई बात अगर पूछनी हो तो आप अपना हैंड रेज करिए, या फिर अभी प्रशांत सर